बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, इनमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बात पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानना है कि डीपीएसपी को हमारे संविधान में किस जगह जगह मिली है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में कहाँ रखा है, तो संविधान के भाग 4 और भाग 4 के अंतर्गत कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसके अलावा किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कॉपी किया है हमने, तो आयरलैंड के संविधान से हमने ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कॉपी किया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। देखिए, संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है ना, इसमें जितनी बातें हैं, अगर इन बातों को फॉलो किया जाए तो कोई भी देश एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। ऐसा देश बन सकता है कि जो लोगों का कल्याण करने वाला हो, जिसमें सभी लोगों का कल्याण होगा, ऐसा देश बन सकता है। बहुत अच्छा देश की, बहुत अच्छे राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें हैं, इनको अगर फॉलो किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ये है कि ये मैंडेटरी नहीं है। सरकारों पर ये मैंडेटरी नहीं है कि वो 36 से 51 तक जो बातें कही गई हैं करने के लिए उनको लागू ही करें। ये एक तरीके से उनको बताया गया है कि भैया, आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका जो देश है बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं भी करते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। बस अगर आप सक्षम हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो आप फॉलो मत कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यही है। जबकि फंडामेंटल राइट इससे अलग है। फंडामेंटल राइट क्या है, वो मैंडेटरी है। किसी भी लोग का, किसी भी जनता का, किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट हनन नहीं हो सकता है, उससे छीना नहीं जा सकता है। अगर छीना जाएगा तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर सरकार फॉलो नहीं करती है तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जोड़ने का क्या उद्देश्य था, तो 2 उद्देश्य याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। पहला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऐसे राज्य की स्थापना करना, ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना जो लोगों का कल्याण करने वाला हो। और दूसरा, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ये 2 उद्देश्य थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ने के। ठीक है, तो हम चलिए पढ़ते हैं आगे और 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल हैं सभी को एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए बच्चों कि इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, अर्थात अगर इनको सरकार फॉलो नहीं करती है तो उनके लिए कोई भी उनको दंड नहीं दिया जाएगा, उनको ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। ठीक है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, इसके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता। आप कल को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया 36 से लेकर 51 तक इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तब भी सरकार फॉलो नहीं कर रही है, हम जनता का क्या होगा, नहीं कह सकते बच्चों, आप नहीं कह सकते। ये बस राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि उनको बताया गया है कि भैया इनको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये है। तो शुरुआत से चलते हैं। आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में बार बार, अभी डीपीएसपी पूरा पढ़ेंगे तो बार बार राज्य शब्द आएगा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। राज्य शब्द क्या है, राज्य कहीं आप ये ना समझ लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये तो नहीं है। आर्टिकल 36 में साफ तौर पर बताया गया है कि राज्य का जो शब्द है, राज्य शब्द का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। ऐसा ही सेम टू सेम आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की पूरी परिभाषा बताई गई है। बताया गया है भैया कि जो संसद है ये भी राज्य शब्द के अंदर आता है, जो राज्य की विधानमंडल है वो भी राज्य शब्द के अंदर आता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कोई भी सरकारी संस्था है वो राज्य शब्द के अंदर आती है। ठीक है, राज्य शब्द के अंदर आती है, मतलब चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी संस्था हो सरकारी,
वो राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। तो जैसे मौलिक अधिकारों में जो राज्य शब्द है और डीपीएसपी में जो राज्य शब्द है, उन दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे मौलिक अधिकारों में लिखा गया है कि भैया राज्य आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा, राज्य आपके साथ आपका मौलिक अधिकार हनन नहीं होने देगा, राज्य आपका ये अधिकार नहीं छीनेगा, वो अधिकार नहीं छीनेगा। आखिर राज्य है कौन? तो राज्य मैंने बताया कि संसद, राज्य की विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सभी राज्य शब्द के अंदर आती हैं। तो वही परिभाषा यहाँ भी है 36 में। और 37 में ये बताया गया, साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि भैया इसको किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये सरकार के ऊपर है, अगर वो सक्षम है तो इन्हें लागू करें, और कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट ज़बरदस्ती सरकार को नहीं थोप सकती कि आप इन लागू करवाइए, नहीं। अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, इनके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जा सकता इस बात को लेकर। बस ये राज्य का कर्तव्य है वो इसे लागू करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसी सरकार को वोट करें, उसी पार्टी को वोट करें जो इनको लागू करें। जो इनको लागू नहीं कर रही है उनको आप वोट ही ना करें, तो ऑटोमेटिक जो पार्टियां हैं वो उनके दिमाग में आ जाएगा कि भैया जनता जाग चुकी है, ये अब काम के ऊपर वोट कर रही है, नाम के ऊपर वोट नहीं कर रही है। जो काम करेगा उसी के ऊपर वोट कर रही है, तो ऑटोमेटिक वो डीपीएसपी की सारी बातें लागू करेंगे वो। अभी देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। शुरुआत होती है आर्टिकल 38 से ही, सिंपल तौर पर। तो आर्टिकल 38 में 2 क्लॉज हैं। मूल संविधान में केवल एक ही बात थी, एक ही क्लॉज था। ये दूसरा क्लॉज बाद में जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। दूसरा, पहला क्या कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके। कि राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि राज्य आप इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास कीजिए ताकि किसी के साथ सामाजिक अन्याय ना हो, समाज में किसी के साथ अन्याय ना हो, कि मतलब हिंदू, मुस्लिम या जात धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव ना हो, सबके साथ समाज में न्याय हो सके। बूढ़ा, जवान, इस आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो सके, सबके साथ न्याय हो सके। आर्थिक तौर पर भी न्याय हो सके, कि मतलब सबको जीविका कमाने का समान अवसर प्रदान किया जाए, उसमें भी कोई भेदभाव ना किया जाए। राजनीतिक न्याय हो सके, मतलब जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उनमें कोई भेदभाव ना हो सके। और वोटिंग के जो राइट हैं, अगर क्राइटेरिया 18 वर्ष से ऊपर का वोट करने का है तो सभी लोगों को, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, जिनका वोटर आईडी कार्ड बना है, उनको वोट करने का को दिया जाए, उसमें भी कोई भेदभाव ना हो। तो ये राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय करने की बात आर्टिकल 38 के पहले क्लॉज में की गई है। अगर ऐसा राज्य नहीं भी करती है तब भी उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वाद योग्य नहीं है। और राज्य शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सभी चीज़ें हैं। और 38 के दूसरे क्लॉज में ये कहा गया कि राज्य लोगों की आय, अवसर, सुविधाओं की असमानता को दूर करेगा। देश के अंदर किसी की आय तो इतनी अधिक है कि उसकी 7 पुश्तें अगर बैठ के खाएं तब भी नहीं ख़त्म होगा, और किसी की आय इतनी है कि उसका खुद का पेट नहीं भर पा रहा है। ठीक है, किसी को तो बहुत अवसर मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, किसी को अवसर ही नहीं मिल रहे हैं, किसी को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को सुविधा ही कुछ नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की जो असमानता है देश में, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा आर्टिकल 39 में मुख्य तौर पर 5 बातें की गई हैं। पांचों बातें आप समझ लीजिए। आर्टिकल 39 में 5 बातें मुख्य तौर पर है। सबसे पहली बात यह कहा गया कि राज्य प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। कमाने खाने के लिए जो जीविका के साधन उपलब्ध कराने हैं वो समान रूप से सबको उपलब्ध कराए जाएंगे नागरिकों को, उसमें कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, राज्य जो है वो देश के जो भौतिक साधन हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, तेल, पेड़ पौधे, इनका जो स्वामित्व है अथवा नियंत्रण है, किसी एक के हक में ना दे। ऐसी व्यवस्था करे कि सबको सार्वजनिक रूप से इसका लाभ मिले, सार्वजनिक हित में इसका नियंत्रण हो। तीसरा, राज्य स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करेगा।
ऐसा नहीं है कि सेम काम स्त्री कर रही है वो पुरुष कर रहा, पुरुष को अधिक सैलरी मिल रही है और स्त्री को कम सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये नोट कर लीजिएगा कि ये बात केवल और केवल सरकारी संस्थाओं के लिए है। प्राइवेट में तो ऐसा करते ही हैं कि भेदभाव करते हैं, उनके ऊपर कोई जोर नहीं है। और चौथा, राज्य मजदूरी करने वाले स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को रोकेगा और साथ ही बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। कि जो मजदूरी कर रहे हैं स्त्री हो या पुरुष, उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो रहा हो, कहीं उनको ऐसी जगह काम पे ना लगा दिया गया हो जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। और जो बच्चे हैं उनकी अवस्था का कोई दुरुपयोग ना कर रहा हो, कि कहीं बच्चों को कहीं चौक पर खड़ा करके भीख ना मंगवाया जा रहा हो, उनसे कुछ गलत काम ना करवाया जा रहा हो, ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करेगा राज्य। पांचवा, बच्चों के स्वास्थ्य रूप से विकास के लिए उनको अवसर प्रदान करें ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके। तो 39A, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों, तब जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब ये जोड़ा गया था। इसमें मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कराने की बात की गई है कि जैसे केस मुकदमा अगर कोई लड़ने जा रहा है, कोई गरीब है, उसके पास पैसा ना हो, तो उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, उसको सरकारी वकील दिया जाए। तो इस प्रकार की कुछ फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 40 गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। गांधी जी ने कहा था ना कि ग्राम स्वराज की बात की थी, तो वही उसी को सोचते हुए तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। और आप जानते हैं ये मूल संविधान में ही कर दिया गया था, लेकिन ये डीपीएसपी का हिस्सा था, अर्थात इसको मैंडेटरी नहीं था कि गांव में पंचायत का गठन करना ही करना है। लेकिन बाद में स्पेशली कानून बन गया और गांव में पंचायत को और शहरों में नगर पालिकाओं को मैंडेटरी कर दिया गया है। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि राज्य काम देगा लोगों को, जो बेरोजगार हैं उनको शिक्षा देगा, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनके लिए लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये कहा गया है आर्टिकल 41 में। और आर्टिकल 42 में कहा गया है कि काम जो होगा वो न्याय संगत होना चाहिए, मानव के लिए उचित दशा होनी चाहिए काम करने की। ऐसा कोई काम ना मिल जाए कि जिससे के कारण शरीर को बहुत खतरा हो, स्वास्थ्य को बहुत खतरा हो, मानव के करने लायक काम हो। ऐसा ना हो कोई जानवरों का काम मानव से करवाया जा रहा हो, ऐसा ना हो। तो 41, 42 और 43 आसानी से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 41 में कहा गया है काम मिलेगा, 42 में कहा गया कि काम तो है लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, 43 में कहा गया है कि उस काम के लिए उचित मजदूरी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 43 में उचित मजदूरी की बात की गई है कि जो काम मिला है उसकी उचित मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो काम है 500 रुपये का, कहीं 50 रुपये में वो काम करवाया जा रहा हो, ठीक है, बेगारी करवाई जा रही हो, ऐसा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 43 में ही कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात की गई है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं इनको भी बढ़ावा देना चाहिए, राज्य का ये कर्तव्य बनता है। आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड की बात कहा गया है, समान सिविल संहिता की बात की गई है। देखिए आर्टिकल 44 ये डीपीएसपी का हिस्सा है, इसीलिए मैंडेटरी नहीं है ये कि समान सिविल संहिता गोवा के अलावा और कहीं भी सही से लागू नहीं है। कि समान सिविल संहिता का मतलब, कॉमन सिविल कोड का मतलब धर्म के आधार पर जो शादियों वाला रूल है, तलाक वाला रूल है, ये सब अलग अलग है ना, वो एक ही सबके लिए नियम हो, शादी का नियम एक ही हो, जो रीति रिवाज जो हैं वो शादी के लिए जैसे तलाक है वो सबके लिए सेम सिस्टम हो, कोई भेदभाव ना हो। इसके अलावा आर्टिकल 45 में देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, ठीक है। इसके माध्यम से इसमें चेंज किया गया आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में शुरुआत में ये लिखा था कि 0 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं
ये कहा गया था 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को देखरेख और उनको शिक्षा देने का प्रयास करेगा राज्य। लेकिन आप जानते हैं 86वां संविधान संशोधन जो हुआ तो आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या लिख दिया गया कि जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और ये इनका मौलिक अधिकार है, वो उन बच्चों का मौलिक अधिकार है। अब वो मौलिक अधिकार बन गया है तो उनको तो पक्का शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। तो अब 6 से 14 के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर प्रावधान करने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो है DPSP ना, इसको चाहे लागू कीजिए या ना लागू कीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसमें जो बात लिखी गई है वो तो पक्का लागू होगी। तो 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की जो शिक्षा है वो तो टेंशन ख़त्म हो गया कि उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी ही, राज्य की मजबूरी है, उनको मुफ्त शिक्षा देगा। अब रह गए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, अब उनके लिए DPSP में परिवर्तन कर दिया गया। यहाँ पे अब यहाँ पे कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखरेख शिक्षा देने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति SC और ST और समाज में जो कमज़ोर वर्ग हैं जैसे OBC, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था और उनको आर्थिक सहायता देने का प्रयास करेगा राज्य। इसके अलावा उनके साथ सामाजिक अन्याय ना हो पाए, उनका शोषण ना हो पाए, ये भी व्यवस्था करेगा। SC ST और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उनको आर्थिक सहायता अगर ज़रूरत है तो आर्थिक सहायता भी देगा। और इसके अलावा समाज में जात धर्म के नाम पर, ये वर्ग के नाम पर कोई उनके साथ अन्याय ना हो पाए और उनका शोषण ना हो पाए, इस तरीके की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 47 लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करेगा राज्य, उनके पोषाहार में सुधार करने का प्रयास करेगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, लॉजिकल वो सोचें सब, और उनका पोषाहार जो खान पीन है वो भी अच्छा हो, पौष्टिक हो, और जो उनका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो, ऐसा प्रयास करेगा राज्य। और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के लिए इनका सुधार करने के लिए, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में सुधार करने के लिए नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी ये लाएगा राज्य। और जो दुधारू पशु हैं जैसे गाय, इनको बलि नहीं होने देगा, ये मौलिक कर्तव्य है। सॉरी, ये DPSP में है, ये DPSP में है, इसलिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अगर ये कई जगह कानून बन गया है कि गाय को काटना अवैध है, वहाँ पे तो गाय नहीं काटी जा सकती। अगर यही बात मतलब कानून बनी होती तब पूरे इंडिया में कहीं भी जो दुधारू पशु हैं उनका बलि नहीं दी जा सकती थी। लेकिन ये DPSP में है, अगर कोई राज्य इसको फॉलो करता है, कोई राज्य नहीं फॉलो करता है, जैसे यूपी में फॉलो हो रहा है स्ट्रिक्ट तरीके से। उसके अलावा आर्टिकल 48A, ये भी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था बच्चों 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम, उसमें ये जोड़ा गया। पर्यावरण का संरक्षण करेगा राज्य, और जो वन है और वन में रहने वाले जो जीव हैं उनकी भी रक्षा करेगा राज्य, ये कहा गया है 48A में। ठीक है। 49 इसमें कहा गया है कि जो देश के जो विरासत स्थल है ना, और जो हमारे राष्ट्रीय महत्व स्मारक हैं, लाल किला हो और जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, और ऐसे स्थानों और ऐसी वस्तुओं का संरक्षण करेगा राज्य। आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करने की बात की गई है। देखिए, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होगी वही अच्छा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी हो जाएगी, अर्थात सरकार न्यायपालिका पर हावी हो जाएगी, तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर ही नहीं पाएगी। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी तो वो लोकतांत्रिक देश तो कहलाएगा ही नहीं। एक अच्छे लोकतांत्रिक देश की पहचान है कि उसकी न्यायपालिका पूरी स्वतंत्र हो। जैसे कार्यपालिका ने कोई गलत काम कर दिया है, कोई ऐसा कानून बनवा दिया है कि विधायिका से ऐसा कानून बनवा दिया है कि जो संवैधानिक है ही नहीं, संविधान के अनुसार असंवैधानिक है। अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो तो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र तो है ही, वो तुरंत उसे अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, तो किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों को अलग करने की, स्वतंत्र करने की बात की गई है।
आर्टिकल 51 इम्पॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा और दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, जैसे यूक्रेन रूस का चल रहा है, उसके बीच में मध्यस्थता करवाएगा और उनको ख़त्म करवाएगा, उनके बीच में जो विवाद है वो ख़त्म कराने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 51 में बात की गई है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं डीपीएसपी में, लेकिन इसकी दिक्कत यही है कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारा संविधान इतना अधिक, हमारा जो देश है इतना अधिक आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं था कि इन्हें मैंडेटरी किया जाए। ठीक है, इन्हें मैंडेटरी किया जाए। तो ये जो सरकारें हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से जो बातें हैं उनको फॉलो करती हैं, कुछ को फॉलो नहीं करती हैं। तो ये डीपीएसपी है, ये पढ़ के चले जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में पक्का मिलेगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।